अस्सलाम वालेकुम। आज द जर्नलिस्ट कट में मैं हूँ रईसा फ़ातिमा और मेरे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सजाद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रईसा कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज 5 जून जुमे का दिन है और हम हाज़िर हैं एक नए शो के साथ। सर, सबसे पहले तो 28वीं तरमीम तो नहीं हो सकी और जो वफाक है वो मुसलसल एक राग नापे जा रही है कि वो ख़सारे में है और वो इतना ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती। एनएफसी को तो पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लेकर प्रोटेक्ट कर लिया है, लेकिन वफाक ने अब एक मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने का फ़ैसला किया है, जिसके अकॉर्डिंग उसका मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि डेट सर्विसेज के नाम पर, डिफेंस एक्सपेंडिचर के नाम पर, प्रोविंशियल ग्रांट्स के नाम पर और स्पेशली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर जितना पैसा है, तकरीबन 1600-1700 अरब रुपया बनता है, तो वो किसी तरह प्रोविंसेस की तरफ भेजने का और वो बचाने का वफाक का प्लान है। तो वफाक किस शक्ल में अपना ये गोल्स अचीव कर पाएगी, कौन सा रास्ता इख्तियार करेगी कि वो इतने पैसे 1600 अरब की तकरीबन लगभग अमाउंट बनती है कि वो बचा लें? देखें कि कोशिश है, पहले तो उनकी कोशिश थी कि ये जो एनएफसी है इसकी फार्मेशन बदल दी जाए और वफाक के पास कुछ पैसे आ जाएं। बार बार कह रहे हैं कि वफाक कंगाल हो गया है। अब वो चूँकि ना एनएफसी रीमॉडल हुआ, ना आप 28वीं तरमीम कर सके, तो अब कोशिश ये हो रही है कि कुछ सूबों के ऊपर जो ऐसा बोझ दे दिया जाए जो वफाक ने उठाया हुआ था काफ़ी अरसे से। और दलील ये है कि चूँकि डिफेंस पूरे पाकिस्तान का होता है, तो वो कोई वफाक का अकेले का मामला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का, तो सब सूबों को वफाक डिफेंस के अखराजात जो हैं वो शेयर करने चाहिए। डेट सर्विसेज भी वो कहते हैं कि चूँकि जो कर्ज़ा लिया जाता है वो पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए लिया जाता है, तो उसकी अदायगी भी तमाम सूबे जो हैं वो मिल के उसका भी बोझ उठा लें। फिर वो कहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तकसीम होता है लोगों में, सूबों के अवाम में, तो उसकी जो एक अमाउंट है वो भी सूबे बर्दाश्त कर लें। फिर वो कहते हैं कि ये जो ग्रांट्स हैं ख़ास तौर पे जो वफाक सूबों को ग्रांट्स देती है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए, वो कम की जाएं या ख़त्म कर दी जाएं, तो उसके नतीजे में कोई 1600-1700 अरब रुपए का वो समझते हैं कि कुशन मिल जाएगा जिससे वफाक को सांस आ जाएगा। अब इन्हीं बातों के ऊपर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात होते रहे, जो कि हम अपने प्रोग्राम में पहले बता चुके थे कि एक तरफ इसहाक डार साहब हैं, वज़ीर ख़ज़ाना हैं, और राना सनाउल्लाह और बाकी लोग थे, और दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शेरी रहमान और नवीद कमर साहब थे। तो इन मुज़ाकरात के नतीजे में काफ़ी तलख़ी भी पैदा हुई। एक मौके पे जो मुराद अली शाह वो वॉकआउट करके चले गए उठ के, और कहा यह गया कि राना सनाउल्लाह के बकौल के तकरीबन 200-300 अरब रुपए की जब कमी हो रही हो सूबे को मिलने वाले पैसे, तो ज़ाहिर है वज़ीर आला को वो प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन चीज़ें अभी तक अनसेटल्ड हैं। ये ख़्वाहिशात हैं एनएफसी के हवाले से, और ये जो नई एक तजावीज़ हैं फेडरल गवर्नमेंट की, वो पीपल्स पार्टी ने अभी तक मानी तो नहीं है, लेकिन अब इसहाक डार साहब सदर साहब से मिलने जा रहे हैं, और वो बिलावल साहब भी जो गिलगित बल्तिस्तान में आज उनका कैंपेन ख़त्म हो रही, वो वापस इस्लामाबाद आएंगे, तो इसहाक डार साहब बिलावल साहब से भी मिलेंगे, उस मिल के शायद कोई रास्ता निकालें। लेकिन सवाल ये है कि ये जो पैसे हैं सूबों के या वफाक का जो तनाज़ा है, उसमें सिंध अकेला तो स्टेक होल्डर नहीं है ना, उसमें सारे सूबे हैं, केपी है, बलूचिस्तान है, पंजाब है। और पंजाब के बारे में तो बिलावल साहब ने कहा ना कि सबसे ज़्यादा पैसे इस एनएफसी में पंजाब को मिलते हैं। 4000 अरब रुपया मिलता है हर साल पंजाब को, और सिंध को मिलता है 2.5 मतलब 25 ये 4000 अरब है, वो 2500 अरब होगा जो सिंध को मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पंजाबी सेंटिमेंट या पंजाब की तरफ से इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई हमें नज़र नहीं आ रही कोई रिजेंटमेंट, क्योंकि इनका भी तो बजट कम होगा, और शायद वो एक्ने के इजलास में जब सारे वज़ीर आला होंगे तो शायद उस वक्त बात होगी। लेकिन अभी बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी और फिर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये सारा ज़ोर जो है कि ये पैसे जो हैं वो वफाक अब खुद नहीं देना चाहता, इस पे
इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत सख्ती से कारबंद है। यानी एक तरफ पीछे इस्टेब्लिशमेंट का डंडा बताया जा रहा है और दूसरी तरफ जो रिजेंटमेंट है वो पीपल्स पार्टी कर रही है। बाकी स्टेक होल्डर किधर हैं वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर हम BISP पे ही थोड़ी सी मज़ीद बात करें तो बहुत सारी मुखालफत नज़र आ रही है पिछले 2-3 दिन के। आप बल्कि शोज़ ही मेन स्ट्रीम मीडिया के उठाकर देख लें। मैं बहुत सारे शोज़ देख रही थी जिसमें आजकल ज़्यादातर अपीयरेंस राना सनाउल्लाह साहब की है, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि हम 18वीं तरमीम के हक़ में हैं और 18वीं तरमीम अगर सूबों को एम्पावर करती है और सोशल सर्विसेज फिर सूबों का काम है कि वो प्रोवाइड करें। तो BISP प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सूबों के ही मतलब सूबों को ही उसका खर्चा उठाना चाहिए। तो क्या आप उनकी इस बात से मुत्तफ़िक हैं? क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा मुखालफत हो रही है और गिलगित के इलेक्शंस में आपने सुना होगा बिलावल भुट्टो साहब बार-बार जवाब भी दे रहे हैं इन हलकों को। हाँ, ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ना, जब ये कंसीव किया गया था, जब इसको सोचा गया था, वो ये था कि 2-3 साल पहले मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी। तो आसिफ ज़रदारी साहब उनके नाम से एक फ़ंड जो था वो पावर्टी एलिवेशन, गुर्बत के को कम करने के लिए वो फ़ंड जो था वो जनरेट करना चाह रहे थे। कुछ बाहर के एडवाइज़र्स से भी सलाह मशवरा लिया गया। पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट ने, कैसर बंगाली ख़ास तौर पे उनमें शामिल थे, जिन्होंने मिल के इसका प्लान बनाया। फिर एक डेटा बेस, एक स्ट्रक्चर बनाया गया, पावर्टी सर्वे किया गया पूरे मुल्क में, गुर्बत का सर्वे। फिर उसके नतीजे में ये एक फ़ंड इस तरह से तश्कील दिया गया कि औरतों को ख़ास तौर पे जो ऐसी ख़वातीन जो बेवगान हैं या जो बूढ़ी औरतें हैं या जिनके वसाइल नहीं हैं, उनको ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया जाए या गरीब तरीन फैमिलीज़ को दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में हर चीज़ को स्कैंडलाइज कर दिया जाता है। यहाँ पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ख़िलाफ़ बहुत एक प्रोपेगेंडा शुरू से ही जारी था। लेकिन हैरानकुन तरीके से दुनिया के जो मालियाती अदारे थे, वर्ल्ड बैंक और बाकी अदारे, वो इसको दुनिया का प्रोग्राम करार दे रहे थे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मॉडल जो है बाद में कई दूसरे मुल्कों ने भी अपनाया। हत्ता कि अब इंडिया में भी इस वक्त 80 करोड़ लोग जो हैं उनको 5 किलो का अनाज जो है उसके अगेंस्ट पैसे जो है वो उनकी यूनियन गवर्नमेंट, वहाँ पे फेडरेशन या यूनियन है तो यूनियन गवर्नमेंट उनको पे करती है। तो ये मॉडल पूरी दुनिया में है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जाता है कि आप लोगों को बकारी बना रहे हैं। भाई, जिन लोगों के पास जो लोग कमाई ही नहीं कर सकते, एक बूढ़ी औरत है 50 साल से ऊपर की, बेवा है, वो कैसे उसको तो चाहिए कुछ ना कुछ सर्वाइवल के लिए। अच्छा, फिर उसमें अगर कोई बेज़ाब्तगियाँ हैं तो उनको दूर करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप पूरा प्रोग्राम जो है। अब पीपल्स पार्टी क्यों कह रही है कि इसको वफाक से सूबों को ना दिया जाए? क्योंकि हमने जो माजी में मिसालें हैं हमारे सामने, आपको याद होगा जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो वो सिंध में गए, वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ सियासी जमातें थी, GDA, उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजह से सिंध के लोग ये समझते हैं, सिंध की औरतें ये समझती हैं कि ये बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से आ रहे हैं, लिहाजा इसको चेंज करें। तो इमरान साहब ने उनको वादा किया कि मैं इसको चेंज करता हूँ। तो उन्होंने सानिया नश्तर थी उस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरमैन, तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये चूँकि इनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमारे कानून और आइन का हिस्सा है तो इसलिए हम इसका नाम तो नहीं चेंज करते, लेकिन हम अपनी पब्लिसिटी में, अपने इश्तहारों में, अपनी कैंपेन्स में इसका नाम एहसास प्रोग्राम रख देते हैं। तो आपको याद होगा एहसास प्रोग्राम रख दिया गया था। इसी तरह पिछले फ्लड में आपने देखा मरियम साहबा का एक टसल पीपल्स पार्टी से हुई, मरियम नवाज साहबा ने, बिलावल साहब ने कहा कि ये जो फ्लड विक्टिम्स हैं इनको पैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटाबेस से और उसके ज़रिए दिए जाएं। तो मरियम साहबा ने कहा नहीं, मैं तो ख़ुद से दूंगी। तो ये प्रॉब्लम तो है सूबों की, और पीपल्स पार्टी का ये खदशा है कि जब इसको ट्रांसफ़र सूबों को किया जाएगा तो सूबे इसको ख़त्म कर देंगे, इस प्रोजेक्ट को। वो जो प्रोजेक्ट दुनिया में जिसकी तारीफ़ की जाती है या जिसका लोगों को फ़ायदा है, वो कल कहाँ जाके पता चलेगा आपको जब आप इसको ख़त्म करेंगे कि जो इनकी फिशरीज़ जो गरीब औरतें हैं वो क्या रद्द अमल देती हैं। वो बेचारी तो हैं ही वॉइसलेस।
तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये देखना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को, इस तरह के मंसूबे बहुत कम बनते हैं और इनको बचा के रखना चाहिए। जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने खदशात ज़ाहिर किए कि पहले इसका नाम चेंज किया जाएगा और फिर सूबे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देंगे, तो आपके कहने का मतलब ये है कि असल मसला नाम से है और वो तासुब और वो पेटी पॉलिटिक्स है कि बेनज़ीर के नाम पे हम पैसे क्यों दें? हाँ, ये पोलराइजेशन इतनी ख़तरनाक है कि कल मैं एक टेलीविज़न चैनल पे एक तज़किया नगार को सुन रहा था, तो उसने कहा जी कि ये नाम ही चूँकि सियासी है जी। तो इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ क्यों इसका बोझ उठाएं। बहरहाल वो ये उनकी राय थी, लेकिन क्या सियासी लीडरों के नाम पे जो इस दुनिया से चले गए उनके नाम पे अगर कोई चीज़ हो तो उसको उस तरह से सियासी नहीं समझना चाहिए जिस तरह से हाँ। जो मौजूदा आपका एक बेनज़ीर भुट्टो के बारे में तो अब सारी पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं कि वो शहीद हैं और वो उनके साथ एक जुल्म हुआ था। हत्ता कि अब तो भुट्टो साहब को भी अपना लिया उन सब लोगों ने जो भुट्टो साहब के उस वक्त के मुखालफ थे, वो भी उनको भुट्टो शहीद कहते हैं। और भुट्टो की फांसी का जिक्र तो अब मुस्लिम लीग नून भी करती है कि वो ज़ियाउल हक ने ज़्यादती की। उनका बेटा जो है वो हालांकि हक्का बक्का देख रहा होता है ज़ियाउल हक का कि ये मुस्लिम लीग नून कह रही है ये सारी बातें। तो वक्त गुजरने के साथ मेरा ख्याल है कहीं कुछ मैच्योरिटी भी होनी चाहिए बीच में। ठीक है। अच्छा, आजकल हम 2-3 दिन से डिबेट्स में देख रहे हैं कि कराची एक बहुत ही फ्लैश पॉइंट है डिबेट्स में। जैसे राना सनाउल्लाह साहब का भी कहना था, कल रात को मैं एक शो देख रही थी जिसमें कि मुकामी हुकूमत निज़ाम हुकूमत कराची में कायम किया जाना चाहिए। कराची में पानी के मसाइल हैं, सीवरेज के हैं, गैस बिजली का बहरान है, क्राइम है, सड़कें नहीं हैं, लोगों को बहुत किस्म की तकालीफ का सामने है। तो क्या कराची में अगर गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो फिर बाकी के सिंध का क्या ही हाल होगा अगर कराची का ये हाल है? और अगर कराची को अलग करके ये दावा करते हैं कि ये ठीक कर लेंगे, तो बाकी सिंध को क्या उसके ज़रिए ठीक किया जा सकता है या बाकी सिंध की इनको कोई परवाह नहीं है? तो आप इस पर क्या कहेंगे, ये गवर्नेंस का मसला है या कोई और सियासी मसला है? देखें, गवर्नेंस का मसला है। कराची एक मेस है। कराची ना लाहौर की तरह है, न फैसलाबाद की तरह है, न पेशावर की तरह है। कराची में जब से पाकिस्तान बना है तब से कई डिस्प्यूट्स चले आ रहे हैं। सिंध वाले इसको अपनी एक सेंसिटिविटी समझते हैं। जब भी कोई बात करता है कि कराची को गवर्नेंस की वजह से या किसी और वजह से सिंध से अलग कर दिया जाए। जब पाकिस्तान बना था, मैं आपको बताता हूँ, तो ये जो मौजूदा पाकिस्तान है इसके जो 4 सूबे हैं, इनमें बलूचिस्तान तो उस वक्त सूबा नहीं था। उस वक्त ये 3 सूबे थे, पंजाब और पंजाबी यूनाइटेड पंजाब था। हाँ जी। सिंध था और खैबर पख्तूनख्वा NWFP थे। NWFP में मुस्लिम लीग के मुखालफ हुकूमत बनी थी 46 में। बादशाह खान के भाई वो जो डॉक्टर खान थे, बादशाह खान के भाई, वो वहाँ पे वज़ीर आला थे। और सिंध वाहिद सूबा था इस मौजूदा अरेंजमेंट में, जहाँ हम पाकिस्तान जिसको कहते हैं, कि वहाँ पे मुस्लिम लीग जीती थी और मुस्लिम लीग का ही वज़ीर आला बना था, जबकि पंजाब में यूनियनिस्टों की हुकूमत थी। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग एक बड़ी पार्टी के तौर पे इमर्ज तो की थी पंजाब में, लेकिन हुकूमत नहीं बना सकी थी। हुकूमत यूनियनिस्ट पार्टी ने दीगर पार्टियों के साथ मिलके बनाई थी। तो सिंध ही वो पहली असेंबली थी जिसने पाकिस्तान के हक़ में करारदाद भी पास की थी। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान बनते ही अयूब खोड़ो साहब की हुकूमत डिसमिस कर दी गई, क्योंकि वो कहते थे कि ये कराची जो है वो इसको फेडरल टेरिटरी नहीं, इसको सिंध का हिस्सा बनाए। तो उस वक्त और जितनी आबादी की हुई ट्रांसफॉर्मेशन, उस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन पंजाब में सबसे ज़्यादा हिजरत हुई। यहाँ से हिंदू सिख गए और उधर से बड़ी तादाद में जो आए लोग पंजाब में, लेकिन वो पंजाबी थे। और पंजाब में जो उर्दू स्पीकिंग भी आए वो भी, उनकी औलादें भी अब पंजाबी बोलती हैं। लेकिन सिंध में ये हुआ कि खोखरा पार के जो सरहद से बड़ी तादाद में यूपी से, बिहार से, गुजरात से, बाकी सूबों से जो लोग आए, उन्होंने ख़ुद को उस अर्बन टेरिटरी तक रखा, या सखर और हैदराबाद तक गए, लेकिन वो सिंध की
तहजीबी सतह पे हिस्सा नहीं बन सके, जैसे पंजाब में आके सब लोग पंजाब का हिस्सा बन गए। ठीक है। और उसके बाद एक उर्दू स्पीकिंग की जो थी और सिंधी स्पीकिंग की एक टसल जो चल पड़ी, उसके नतीजे में सिंधी ये समझते हैं कि उनके लैंडस्केप को, जिसने पाकिस्तान के लिए करारदाद पास की, जिसने पाकिस्तान जहाँ पे मुस्लिम लीग को वोट मिला, उसको अब डिप्राइव किया जा रहा है उसके एक हिस्से से। ये एक बड़ी दुखती रग है सिंध वालों की। ठीक है। अब ये बात है कि सिंध जो है, कराची जो है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मैस है, काम नहीं हो रहे लोगों के, या गवर्नेंस का निज़ाम नहीं है। तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो ये इल्ज़ामात जब भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी बढ़ जाएंगे, जब नहीं होगी, अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट होगी तो शायद ये इल्ज़ामात इस तरह से ना हो। अच्छा भाई, अगर पीपल्स पार्टी की वजह से कराची में प्रॉब्लम्स हैं तो फिर वो सिंध में भी होंगी, क्योंकि एक ही पार्टी है ना दोनों तरफ। या फिर आप समझते हैं कि वो कोई कोई नस्ली प्रॉब्लम है, लसानी प्रॉब्लम है। जी। जमहूरियत में हल क्या है? जमहूरियत में हल होता है वोट का, जो अक्सरियत से जीत के आए। ठीक है। अब उर्दू स्पीकिंग बाज़ हजरात ये समझते हैं कि वो वोट के ज़रिए तो कभी जीत नहीं सकते, लिहाजा कराची की हद तक अगर इलेक्शन हो तो शायद वो उर्दू स्पीकिंग जीत जाए, तो वो कराची को सिंध से इसलिए अलग करना चाहते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, वो सिंध का हिस्सा नहीं बन रहे। सिंधी समझते हैं कि ये उनकी ज़मीन पे लोग आए हैं अजनबी। वो कहते हैं कि हम अजनबी नहीं हैं, हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद तो हम हैं जिन्होंने करारदाद पास की। तो ये एक तज़ाद है, बुनियादी तज़ाद है। ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि वहाँ पे इस लसानी फ़र्क से ऊपर उठ के कोई लीडरशिप हो ना, जो लीडरशिप संभाले। ठीक है, आप कोई मुतबादिल पार्टी ले आए। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के साथ मिलकर कई दफ़ा सिंध में गवर्नमेंट की। जी। हमने देखा कि अरबाब रहीम ने और एमक्यूएम ने मिलकर हुकूमत की, लियाकत जतोई ने और एमक्यूएम ने मिलकर हुकूमत की, और भी कई उससे पहले भी गौस अली शाह ने एमक्यूएम के साथ मिलकर हुकूमत की। तो अब क्या क़यामत आ गई है? अब सारे मिलके काम क्यों नहीं कर सकते? और अगर जहाँ पे काम ठीक नहीं हो रहा वहाँ पे पीपल्स पार्टी को वोट ना मिले, जहाँ हो रहा है उसको वोट मिल जाए, एक सूबे के तौर पे क्यों नहीं चला जा सकता? अच्छा, जब आप फिर कहते हैं कि जी कराची में एक बल्दियाती निज़ाम ऐसा होना चाहिए एम्पावर्ड, लेकिन वो लाहौर में ना हो, वो किसी और दूसरी जगह पे ना हो, सिर्फ कराची में हो, उसको भी वो समझते हैं कि फिर ये भी एक इम्तियाज़ है। एक ऐसा निज़ाम आए जो सारी जगह पे हो। और फिर आपने कई दफ़ा निज़ाम बनाए, बदले, नए तरीके अपनाए, मार्शल्ला रहे, जमात इस्लामी के मेयर आए, एमक्यूएम के मेयर आए, उस कराची को किसने टर्न अराउंड किया? तो मेरा कहने का मतलब है, और वो कराची जो कि आज भी सनती एतबार से एक बहुत बड़ा मरकज़ है, पाकिस्तान का पोर्ट है, उसको आपने मोटरवे तो फेडरल गवर्नमेंट ने दी नहीं, जो अभी तक हम कह रहे हैं। तो कुछ चीज़ें मेरा ख्याल है सारे फ्रीकों को रियलाइज़ करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को भी रियलाइज़ करना चाहिए कि उन्होंने इन 18 सालों में शहर के लिए वो कुछ क्यों नहीं किया कि वो इतना बड़ा वबाल बन के इनके सामने खड़ा है। और वो लोग जो इसके ऊपर तरह तरह की बातें करते हैं और उस नफ़रत को हवा देते हैं, उनको भी चाहिए कि वो भी थोड़ा रिकनसाइल करें। सर, वो जो सीनियर जर्नलिस्ट कामरान खान साहब कराची पे तबसरा करते हैं, ज़रा आप उन पे तबसरा करें कि 2010 से पहले के कराची की वो बात क्यों नहीं करते जब आप पीपल्स पार्टी काम करती थी। और इमरान, ये जो कामरान खान है ना, उसके ऊपर तो हर तरह के लोग शक करते हैं। मतलब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वो तो टाउट टाइप एक जर्नलिस्ट है, और फिर उसके अलावा जो एमक्यूएम है वो एक ज़माने में उनकी ज़बान थे, फिर एमक्यूएम वाले भी उस पर एतराज़ करना शुरू कर दिया। वो एक खालिस ये कामरान साहब का मसला नहीं है, ये बहुत सारे और लोगों का भी मसला है बुनियादी, जो कराची, बल्कि मैं समझता हूँ कि कराची का जो मीडिया है, और जो प्रिंट मीडिया में तो फिर भी ऐसा नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब से आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 80% वहाँ पे उर्दू स्पीकिंग टेक्नीशियन से लेकर एंकर्स तक, तबसरा नगारों से लेकर एनालिस्ट तक वो नॉन सिंधी हैं। और वो ये कराची में, ये मैं समझता हूँ ये पीपल्स पार्टी वालों का हौसला है कि वो इतनी तनकीद बर्दाश्त करते हैं।
पंजाब में तो हमने देखा था ना कि एक दफ़ा वज़ीर आला साहब ने कहा था कि कोई सहाफ़ी अगर नॉनसेंस वज़ीर आला नहीं, हमारी वज़ीर इत्तलात ने, कि अगर किसी ने कोई नॉनसेंस क्वेश्चन करने की कोशिश की तो फिर उसकी जॉब ख़तरे में होगी। तो वहाँ पे अलबत्ता MQM के ज़माने में बहुत सारे जो जर्नलिस्ट थे उनको निशाना बनाया गया था वहाँ पे। तो जो इनकी पीपल्स पार्टी की थोड़ी बहुत जमहूरी असूल हैं, उनकी वजह से भी कई दफ़ा उनको शदीद इख्तलाफात का सामना होता है। वो उस तरह से ना मीडिया मैनेज करते हैं, ना मालकान को उतना प्रेशराइज़ करते हैं, ना उतना अपने हम ख्याल मीडिया के लोगों को कहीं ना कहीं स्पेस दिलवाते हैं। अभी आप देखें जितने भी पॉलिटिकल एनालिसिस के प्रोग्राम हो रहे होते हैं नेशनल चैनल्स पे, वहाँ पे आपको PTI का हामी नज़र आ जाएगा, पीपल्स उसका मुस्लिम लीग नून का हामी मिल जाएगा, MQM का हामी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा कोई बंदा, वहाँ पीपल्स पार्टी का बंदा मिसिंग होगा। और हमें लोग कहते हैं कि आप पीपल्स पार्टी की बात क्यों करते हैं। भाई ये तो एक जुल्म है ना कि आप एक जमात को जो कि अपने आप को उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करती, उस तरह से मज़ामत नहीं करती, आप उसको ही रगड़ते जाएं। खामियां सबकी हैं, कमज़ोरियां सबकी हैं। और मैं समझता हूँ कि वो पीपल्स पार्टी ये ज़रूरत भी नहीं समझती कि हर जगह पे अपने लोगों को रखा जाए। लेकिन ये ज़माना मीडिया मैनेजमेंट का, दूसरी जमातें अपनी अपनी स्पेसेस लेकर बैठी हुई हैं, और सबसे ज़्यादा स्पेस तो एस्टेब्लिशमेंट ने ली हुई है। अभी आप देखें ना कि 28वीं तरमीम नहीं हो सकी। अभी आप देखें कि NFC रीफॉर्मेट नहीं हो सका, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के वजह से या जो उनको ख़बर मिलती है उसकी वजह से कितने जर्नलिस्ट हैं, कितने प्रोग्राम एंकर हैं जो रोज़ कहते हैं कि भाई ये तो होगा, ये तो करवा के अगले दम लेंगे। तो हर जगह पे लॉबीज़ काम कर रही हैं। ठीक है। अगर जहाँ पे लॉबी नहीं है किसी की, जहाँ पे सिर्फ उनको खुद आके बात करनी पड़ती है, वो सिर्फ बेचारी पीपल्स पार्टी। और अगर हम किसी मौके पे उनके मौक़िफ़ की बात करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमें नहीं करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए। या हम पेड है, बहुत अनफेयर बात है। हाँ बिल्कुल। एनीवे, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है आज की कि इस्लामाबाद को बाइख्तियार शहर बनाने का फ़ैसला कर लिया गया है। अंसार अब्बासी साहब ने ये खबर दी और उन्होंने कहा कि एक निज़ामी हुक्मरानी में बड़ी तब्दीलियों का मसवदा तैयार कर लिया गया है, और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को प्रेजेंट भी कर दिया गया है। उसमें वज़ीर आला या मेयर की सरबराही में 27 रुकनी कमेटी असम्बली के क़याम की तैयारी की गई है, जिसमें 5 वुमेन की सीट्स होंगी और 1 माइनॉरिटी की सीट होगी। और CDA समेत वफाकी वसारतों और इदारों के इंतज़ामी अमूर या इख्तियारात ICD हुकूमत को दे दिए जाएंगे। तो क्या आपको लगता है इज़ इट अ गुड डिसीजन? देखें, इस्लामाबाद एक छोटा सा शहर है, ऑलरेडी लाहौर से भी छोटा शहर है, और अभी वो थोड़ा एक्सपेंड हो रहा है। वहाँ पे एक इंतज़ाम का तरीका ये है कि जो आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसके मातहत है वहाँ का DC, डिप्टी कमिश्नर पुलिस और CDA, अभी तक का ये ढांचा है। इसको बदलने के लिए पहले मियां नवाज शरीफ के ज़माने में वहाँ पे एक मेयर लेकर आए थे और एक इस तरह की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टाइप एक अदारा बनाया गया था। इमरान खान साहब आए तो उन्होंने मेयर को उठा के जेल में बंद कर दिया और वो अदारा मुअत्तल कर दिया। अच्छा, और उसके नतीजे में फिर वो सारा ठप हो गया। हमने देखा है कि बल्दियाती निज़ाम के नाम पे या शहरों को मुनज़्ज़म करने के नाम पे जो जितनी कोशिशें पहले हुई हैं, वो एक डिक्टेटर आता है, वो करता है, फिर वो वक्त गुज़रता है, वो ख़त्म हो जाती है। जैसे ज़िला नाज़म का निज़ाम था या बाकी चीज़ें थीं। ये अब ये जो नया समरी आप बता रही हैं अंसार अब्बासी साहब की खबर, उसके मुताबिक ये है कि वो वहाँ एक असेंबली बनाई जाएगी, एक वज़ीर आला टाइप पोजीशन होगी, स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट होगा। स्मार्ट सिटी तो खैर वो पहले ही है। हाँ, स्मार्ट सिटी कैसे कन्वर्ट होगा वो, मतलब एक उसकी एक बना रहे हैं, जैसे लाइक दिल्ली उनका कैपिटल है, लेकिन दिल्ली एक सूबा भी है, तो उसको सूबे की हैसियत दे रहे हैं, तो फिर उसमें कुछ टेरिटरीज शामिल करेंगे। अब आप देखें ना कि रावलपिंडी में बहुत सारे फेडरल गवर्नमेंट के दफातर हैं। आप ख़ास तौर पे डिफेंस
के अदारे जितने भी हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री रावलपिंडी में है, GHQ रावलपिंडी में है, आपका ISPR का दफ्तर समेत हॉस्पिटल्स कई जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के हैं रावलपिंडी में। तो क्या फिर रावलपिंडी को भी इस्लामाबाद के साथ अटैच करेंगे? फिर इस्लामाबाद का एरिया कहाँ से कहाँ तक बढ़ाएंगे कि वो उसको एक बड़े शहर के तौर पे एक सूबाई हुकूमत का दर्जा दे सकें? ये भी एक सवाल है। या फिर ये है कि ये एक उसी तरह की कोशिश है जैसे पिछली दफ़ा बल्दियाती ढांचा बनाया गया, इमरान खान साहब ने आके तोड़ दिया। अब ये ढांचा जो बना रहे हैं इसकी क्या आईनी शक्ल होगी या इंतज़ामी होगी? अगर इंतज़ामी होगी तो कोई पता है कि अगली चेंज में आके उसको लोग कंटिन्यू करेंगे या कहेंगे कि ये तो फंड्स का ज़िया है, इसको ख़त्म करें और पुराने निज़ाम पे चलें। याद है आपको एक दफ़ा कमिश्नर का निज़ाम ख़त्म कर दिया गया था और फिर दोबारा से कहा गया कि कमिश्नरी निज़ाम बहाल किया जाए और मजिस्ट्रेटी निज़ाम, क्योंकि उसकी वजह से जो गोरे का तरीक़ाकार था मैनेजमेंट का वो टूट गया था, हम कोई नया निज़ाम नहीं बना सके थे। तो इसलिए इस तरह के तजर्बात होते रहते हैं। कोई अच्छी तरह से सोच विचार करके कोई निज़ाम बनाया जाए और फिर उसको चलने का मौका दिया जाए देर पा, ताकि उसके फ्रूट्स का भी पता चल सके। हम बीच में नए फैसले करते हैं फिर उनको तोड़ देते हैं, ये बड़ा अजीब मामला है। ठीक है, ये आपने परवेज़ मुशर्रफ के टाइम से एग्जांपल दिया है। कौन सी? कमिश्नर के निज़ाम पर। हाँ, वो जब उन्होंने नाज़म वगैरह लेकर आए थे। ठीक है। अच्छा, ये जो गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन है, आज रात 12 बजे तक का टाइम है कैंपेन एंड होने का, और पीपल्स पार्टी और PMLN क्योंकि लाइमलाइट में हैं दोनों पार्टीज़, और उनकी तकारीर अपने अपने ज़ोरों शोर पर वो तकारीर कर रहे हैं और एक दूसरे पर तीर भी बरसा रहे हैं। तो एक तो आप हमें ये बताएंगे क्या नताइज प्रोबेबिलिटी है आने की, कौन सी पार्टी लीड लेगी? क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का मैं ख़िताब सुन रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि जिन्होंने कराची को खंडर बनाया वो आज GB के लिए काम करने की बातें कर रहे हैं। एक तरह से तंज़िया बात थी। और इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब की जो पंच लाइन थी उनकी आज की तकरीर में वो यही कि 18वीं तरमीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो पंजाब ने उठाया है। तो आप बताएं, राना सनाउल्लाह साहब का ये क्लेम है कि वो 15 सीटों पर कंफर्म जीत रहे हैं, तो आपको PMLN लीड लेती हुई नज़र आ रही है? देखिए, ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ आपसे कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, चीफ सेक्रेटरी, IG, बाकी फिर इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, वहाँ पे स्टेशन कमांडर्स की बड़ी पावर होती है। तो नताइज जो होते हैं आमतौर पे जो भी फेडरल गवर्नमेंट होती है वो उसके हक़ में आते हैं। इमरान खान साहब के ज़माने में मैं मिसाल देता हूँ, उस वक्त जब गंडापुर साहब थे वज़ीर कश्मीर अमूर के और नॉर्दर्न एरियाज़ के, तो इलेक्शन हुए थे, उस वक्त उनका फुटप्रिंट नहीं था PTI में, लेकिन वहाँ से PTI जीती थी। अब तो फिर उनका फुटप्रिंट है वहाँ पे, इस वक्त उनकी वहाँ पे फॉलोइंग है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के पास ये एज तो है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हर हलके में अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं। जिस तरह से बिलावल साहब ने वहाँ पे जलसे किए हैं, आसफा साहबा ने जलसे किए, आज रात को 12 बजे वो कैंपेन ख़त्म हो जाएगी। तो अब देखना है कि क्या PTI को तो पहले से आउट कर दिया गया था इस इलेक्शन में से, अब रिज़ल्ट्स के आने तक क्या जो ये तासुर रहेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ या फेडरल गवर्नमेंट का एक इन्फ्लुएंस रहा। फेडरल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस रहा अगर, तो फिर तो नून लीग जीतेगी। और अगर कोई चांस हुआ कि इन दोनों पार्टियों में मौका मिला कि थोड़ा सा इनको एक फेयर प्ले मिल जाए, तो शायद पीपल्स पार्टी के लोग कुछ ज़्यादा जीत जाएँ। लेकिन सर, राना सनाउल्लाह साहब के क्लेम के मुताबिक क्योंकि 24 सीटें हैं तो 2 सीटों पर वो इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट करें और 22 हलकों में उन्होंने अपने बंदे खड़े किए हैं। क्या ये खबर दुरुस्त है, उनकी ये क्लेम दुरुस्त है? नहीं, ज़ाहिर है उन्होंने कैंडिडेट तो खड़े किए होंगे, लेकिन जो खबर है वो ये है कि सिर्फ इनके 10-12 कैंडिडेट हैं जो इफेक्टिव हैं। बाकी खाना पूरी है। तो ये मुस्लिम लीग नून, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि कुछ नहीं कहा जा सकता, जब रिज़ल्ट आएंगे फिर ही पता चलेगा। ठीक है, ये तो फिर आप रिगिंग की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। रिगिंग या जो भी प्री पोल भी बहुत कुछ होता है, फिर पोलिंग रेस पे भी बहुत कुछ होता है, और फिर नताइज जब मरतब हो रहे होते हैं तब भी बहुत कुछ हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी है, आज़ाद कश्मीर की 27 जुलाई फेडरल गवर्नमेंट ने।
और उनके कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ जो मुज़ाकरा चल रहे थे, ख़ास तौर पे उनका जो डेडलॉक 12 रेफ्यूजी सीट्स पर हुआ था, वो वैसा का वैसा ही है। पहले ख़बरों में आया कि हुकूमत ने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चंद एक सीटों पर शो की है, लेकिन अब ये ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है कि उन पर डेडलॉक है। तो बहुत सारी पुलिस की नफरी भी वहाँ पे भेजी जा रही है, क्योंकि कश्मीर एक्शन कमेटी ने 9 जून को एक मेजर किस्म की हड़ताल का, प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। तो आपको ये डेडलॉक कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है? देखें, ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जो है हमारा, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, ये हमारे लिए आज़ादी का, कश्मीरी अवाम की आज़ादी का बेस कैंप है। और इसके बारे में मुखालफिन, हमारे दुश्मन मुल्क जो हैं, वो बार बार उनकी एक बुरी नज़र भी रही है, और वो यहाँ पे चाहते भी हैं कि अनरेस्ट हो। अब ये जो कश्मीर एक्शन कमेटी है, इनके जो मुतालबात हैं, उनके सामने हुकूमत ने इनकार कर दिया, और हुकूमत ने अब वहाँ पे बिल्डअप के लिए ये कर दिया है कि रेंजर्स की बहुत बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पे भिजवाई जा रही है। फेडरल पुलिस की, इस्लामाबाद पुलिस की तादाद, कल को हो सकता है पंजाब पुलिस भी जाए। फिर उनसे कहा गया कि रॉयट से और मज़ारों से निपटने के लिए आपके पास एक इक्विपमेंट भी होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर एक्शन कमेटी वाले तो इनकी बात मान नहीं रहे। अब आज़ाद कश्मीर एक्शन कमेटी वालों की सुन लें कि वो सारे लोअर मिडिल क्लास के नौजवान हैं, उनमें वो लीडर नहीं है। वो आम तौर पे जिस तरह के, और फिर जो इनको लीड कर रहा है नौजवान, वो एक छोटा सा उसकी किताबों की दुकान है। आम लोगों की पार्टी ये आम लोगों की एक एक्शन कमेटी है। तो हाँ, उनके लहजे में तलखी बहुत है। उनके मुतालबात जो हैं वो पानी, बिजली, गैस, इन चीज़ों के, फिर वहाँ पे जो गंदम की सप्लाई उस पर, और बाकी चीज़ों पे उन्होंने एक लंबी जिद्दोजहद की हुई है, और टाइम टेस्टेड है, लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो अब लोगों की विल के ख़िलाफ़ जाके आप वहाँ पे इस तरह की कोई सूरत हाल करेंगे तो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा ये सारा कुछ। अगरचे फेडरल गवर्नमेंट ने कोशिश की उनसे मुज़ाकरात करने की, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एक दफ़ा मुज़ाकरात टूटे हैं तो नए मुज़ाकरात करने चाहिए। वजह यह है कि वो जो कहते हैं ना कि अगर एक ख़राब जमहूरियत हो तो उसका इलाज क्या है, तो कुछ लोग कहते हैं फिर उसको ख़त्म कर देना चाहिए ऐसे ढोंग को। तो मैं कहता हूँ कि ख़राब जमहूरियत का मतलब ये होना चाहिए कि मज़ीद जमहूरियत आप दें, ताकि वो अपने आप को बेहतर कर सके। उसका ये मतलब नहीं कि आप उसको भी ख़त्म कर दें। आवाज़ों को रिप्रेस तो डायलॉग अगर कहीं पे डेडलॉक हुआ है तो नए डायलॉग्स, नई चीज़ें, नई बातें उनसे की जाएं, और तसादम की तरफ ना बढ़ा जाए। ठीक है सर, इसी नोट पे हम आज का प्रोग्राम एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके तज्ज़िये के लिए, बहुत शुक्रिया फॉर वाचिंग। अगर आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगे तो काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कल हम हाजिर होंगे एक नए शो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।